वो भयंकर ठंड के दिन थे, जिस कारण गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। कोई बाहर नहीं आ रहा था। उसी गांव में बालू और कीर्ति नाम के अनाथ बच्चे भी रहा करते थे। उन दोनों के पास रहने के लिए घर नहीं था और न ही ठंड को बर्दाश्त करने की शक्ति, इसलिए कई तकलीफों का सामना कर रहे थे। यूं एक दिन बालू ने अपनी दीदी कीर्ति से कहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ना जाने मोआ कैसी ठंड है, लगता है हमारी जान लेने के लिए आई है। मुझे लगता है जैसे मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा दीदी। क्या करे बालू, ठंड से खुद को बचाने के लिए अपने पास कोई घर भी नहीं। ऐसे हालातों में इस सर्द को बर्दाश्त करने की जितनी शक्ति हम में है, उसको आजमाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। कीर्ति ने भाई को समझाने की कोशिश की। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बालू अपनी दीदी के पास आकर बोला, दीदी, अब हम ठंड के तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। हमें भी घर खरीदने का एक मौका मिला है। भाई, ये तो क्या कह रहा है? हमारा खुद का घर? क्या तू सच कह रहा है? कीर्ति ने आश्चर्य से पूछा। हाँ दीदी, अब अपना एक घर होगा। कैसे बालू, हमारा घर कैसे बनेगा? दीदी, अपने गांव में आनंद नाम के एक धनवान इंसान है ना, वो अपने गांव से निकलकर शहर में बसना चाहते हैं और इसीलिए गांव में रही उनकी सारी जायदाद, खेती और घर वो बेचकर जाना चाहते हैं। इसलिए अपना घर भी बेच रहे हैं। ब्याज का व्यापार करने वाले वीर अंकल ने मुझे ये बात बताई। उन्होंने कहा कि वो हमें घर कम दाम में दिला देंगे। बालू, घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना? वो हमारे पास कहाँ है? वीर अंकल ने कहा कि उनके जान पहचान में किसी मिस्त्री के पास मुझे काम दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि घर के सारे पैसे वो भर देंगे और मैं जब काम करने लगूंगा तो हर दिन के पैसे में आधे वो रख कर आधे मुझे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। दीदी, तेरे काम किए हुए पैसों में आधे लेकर आधे देना अच्छा ही है, पर ऐसा कब तक करना होगा? कीर्ति ने बालू से पूछा। 4 साल तक देने होंगे दीदी, वो भी हर रोज काम पर जाओ तो। ऐसे बालू ने कीर्ति से कहा। फिर वीर ने आनंद को पैसे दिए और कीर्ति और बालू से कहा, बालू, कीर्ति, अब से ये घर तुम्हारा है। अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारी तकलीफों को देखकर तुम्हारे पैसे मैंने भर दिए, अब तुम्हें मुझे देने होंगे। सुन बालू, तो बिना चूके उस मिस्त्री के पास काम करने जाएगा। ऐसा तुझे 4 सालों तक करना होगा। ऐसे समझाकर नए घर में बालू और कीर्ति को छोड़कर वीर वहाँ से चला गया। भाई, आखिर हमारा भी घर बन गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में अपना घर बनेगा। कीर्ति ने खुश होकर भाई से कहा। बालू भी बहुत खुश हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते। धीरे धीरे बालू और कीर्ति का घर भीतर से खोखला होने लगा। घर की ऐसी टूटती फूटती हालत देखकर कीर्ति और बालू दंग रह गए। हमने कितनी आस से ये घर खरीदा था, लेकिन अपनी आशा निराशा में बदल गई दीदी। मैं अभी जाकर वीर अंकल को ये बात बताऊंगा। बालू ऐसा करने की सोच ही रहा था कि इतने में वीर ही वहाँ पर आ गया। वीर को उनकी ओर आता देख बालू उनके पास जाकर कहता है, अंकल, आपने अच्छा घर कहकर हमें दिलवा दिया। अभी हमें यहाँ आकर 10 दिन भी पूरे नहीं हुए और घर गिरने लगा है। बारिश, धूप, ठंड सब आ रहे हैं। इन तीनों से बचने के लिए तो अपना घर बनाते हैं ना? बालू ने दुखी होकर उससे कहा। मैंने ये सोचकर कि अनाथ बच्चे हैं, बिना पैसों के खुले रह रहे हैं, इनकी मदद ही कर देता हूँ। लगता है तुम्हें घर दिलाना ही मेरी गलती हो गई। वैसे भी घर से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे जो पैसे आने चाहिए वो दे दिया करो बस। ऐसे साफ साफ कहकर वीर वहाँ से चला गया। अब बालू और कीर्ति के पास उस घर में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस घर में आती धूप, ठंड और बारिश को बर्दाश्त करते हुए वो दोनों वहीं पर रह रहे थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। उस घर का असली मालिक आनंद खेती के बिक्री के लेन देन में कुछ झोल होने के कारण गाँव वापस आता है। जिस घर में बालू और कीर्ति रह रहे थे वहाँ पर आया। बालू और कीर्ति को अपने घर में देखकर, बच्चों, मुझे तुम्हें अपने घर में देखना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी कब से यही इच्छा थी कि जरूरतमंद गरीब को या तुम जैसे अनाथ बच्चों को ही मेरा घर मिले, इसलिए सस्ते में बेच दी मैंने। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। क्या कहा? आपने कम दाम में बेचा? लेकिन हमें तो बहुत पैसे देने पड़े। उन पैसों की भरपाई के लिए बालू को पूरे 4 साल तक मिस्त्री के पास काम करना है।
यूं कीर्ति ने असली बात बता दी। लगता है कहीं कोई गलतफहमी हुई है। मैं जल्दबाजी में था, इसलिए मैंने ये काम वीर पर छोड़ा था। लगता है उसने तुम्हें धोखा दिया और ज्यादा रकम में तुम्हें ये घर बेच दिया। तुम्हारे पैसों को शायद उसने इस्तेमाल किया होगा। मैं पता लगाता हूँ। ऐसा कहकर आनंद ने वीर को वहाँ पर बुलवाया। कीर्ति और बालू के सामने ही घर की कीमत के बारे में बात की। वीर के धोखे का आनंद ने खुलासा कर दिया। वीर ने अपना गुनाह कबूल किया। तब आनंद ने उससे कहा, वीर, तुमने जितने भी ज्यादा पैसे इन बच्चों से लिए हैं, वो इन्हें वापस लौटा दो। और हाँ, ऐसे मासूम बच्चों को धोखा देने के बदले इस घर की मरम्मत अब तुम्हें ही करवानी होगी। आनंद के कहे अनुसार वीर ने घर की मरम्मत कर दी। अब बालू और कीर्ति अपने खुद के घर में बहुत खुशी से रहने लगे। पालेर नाम के गांव के समीप वाला वो एक जंगल था। कीर्ति और बालू नाम के गरीब बच्चे उसी जंगल में मिट्टी का घर बनाकर जंगल में मिलने वाले फल खाकर जी रहे थे। एक दिन कीर्ति और बालू के पिता भीम उन बच्चों से मिलने के लिए उनके पास आए। तब कीर्ति ने उनसे कहा, अरे पापा, आप आइए ना, कैसे हो? मासी कैसी है और रक्षिता कैसी है? बालू ने भी पूछा, कैसे हो पापा? कीर्ति, बालू, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों कैसे हो? आज तुम दोनों के इन हालातों की वजह मैं ही हूँ। यहाँ तुम ठीक से तो हो ना? तब कीर्ति ने कहा, पापा, हमारे बारे में इतनी चिंता कर आप अपनी बीपी मत बढ़ाओ। बालू ने भी कहा, हाँ पापा, हम चाहे कहीं भी हो आपके दिल में ही रहेंगे। आप समय पर खाकर आराम कीजिए। उस पर भीम ने कहा, गलती रहो या ना रहो, तुम्हारी मासी ने तुम्हें मारना, चुरके लगाना, डांटना, खाना न देकर भूखा रखना, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देती थी। उस पर कीर्ति ने कहा, पापा, हम तो इस बात को बहुत पहले भूल चुके हैं। आप आज भी ये सब याद कर क्यों दुखी होते हो? भूल जाने के लिए मैं तुम दोनों की तरह जंगल में नहीं रह रहा ना बेटा। इंसान के रूप में एक चुड़ैल के साथ रह रहा हूँ, इसीलिए भुला नहीं पा रहा। ऐसे भीम ने कहा। कीर्ति बोली, रक्षिता के लिए हमें सब भूलना होगा पापा। हमारी माँ तो नहीं रही, मासी माँ नहीं बन पाई। कम से कम रक्षिता के लिए वो माँ बन जाए, इतना ही काफी है। साल भर भी नली में बांध के रखो तब भी कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मासी का भी यही है। अभी तो समय ही बताएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसका परिणाम अच्छा ही होता है, बल्कि बुरा नहीं। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर भीम वहाँ से चला जाता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन कीर्ति और बालू दोनों ही जंगल में फल चुनने के लिए जा रहे थे। तब बालू ने पूछा, दीदी, अगर अब मासी आकर हमसे ये कहे कि घर चलो तो क्या हमें जाना चाहिए? भाई, तुझे लगता भी है कि मासी हमें बुलाएगी? हाँ, ऐसा लगता तो नहीं है, पर मुझे एक सपना आया था। तुम भी मानती हो ना कि सुबह सवेरे आया हुआ सपना सच होता है? हाँ, सुना तो है। मुझे नहीं लगता मासी के विषय में ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे सपनों का पता गम के आंसू ही होंगे, ना कि खुशियों के आंसू। ऐसे कीर्ति ने कहा। हाँ, जिस माँ ने हमें जन्म दिया वो तो अब नहीं रही। माँ की जगह लेने वाली माँ भी माँ की तरह ही होगी, ऐसा समझा था हमने। पर ये तो हमारी बदकिस्मती है कि माँ जैसी माँ नहीं आई, बल्कि सौतेली माँ आई। बालू दुखी होकर बोला, यही तो वजह है ना बालू कि हम आज जंगल में रहते हैं। गलती ना होने पर भी मारा करती थी, गलती होने पर भी मारती थी। हाँ, एक दिन तो हम दोनों को जान से मारने की कोशिश की थी ना दीदी। इस तरह दोनों भाई बहन अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों को याद करते हुए यूं चल रहे थे। तभी एक चीता झाड़ियों के बीच में से चलते हुए चारों ओर देखते हुए उस तरफ आ रहा था। यहाँ कीर्ति और बालू अपने ही बातों में गुम थे। तभी उन्हें हाथी के रंभाने की और बंदर के चीखने की आवाज आई। कीर्ति और बालू को कुछ शक सा हुआ। वे दोनों वहीं पर रुक गए, चारों ओर देखने लगे। उन दोनों को किसी की आहट सुनाई दी। अगर जंगली जानवरों के कोई जानकार होते तो ये समझ जाते कि वो चीते की आने की आवाज थी, पर इस बात से कीर्ति और बालू बिल्कुल अनजान थे। अचानक चीते ने बड़ी सी छलांग ली और कीर्ति और बालू के सामने खड़ा हो गया। इतने बड़े से चीते को अपने सामने खड़ा देख कीर्ति और बालू कांपने लगे।
उस बड़े से चीते से कैसे छुटकारा पाए ये कीर्ति और बालू के समझ में नहीं आ रहा था। अपने करीब आते उस शेर से बचने के लिए एक एक कदम पीछे लेने लगे। चीता उन्हें देखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। चीता जोर से दहाड़ा और बड़ी छलांग लगाकर उन दोनों बच्चों पर हमला कर दिया। कीर्ति और बालू किसी तरह बचकर वहां से भाग निकले। उनका पीछा करता हुआ चीता भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई, किसी भी हाल हमें उस चीते के हाथ नहीं लगना है। भाग, जोर से भाग। दीदी, तू भी दौड़ना। अगर चीते के हाथ लगे तो समझो हम मर गए। यूँ दोनों दौड़ते दौड़ते अलग अलग रास्ते चले गए। वो बड़ा चीता बालू के पीछे लग गया। बालू तेजी से दौड़कर नदी के किनारे सूखी हुई एक पेड़ पर सर चढ़ गया। कीर्ति भी उस नदी के किनारे पहुंच गई। पेड़ पर चढ़े अपने भाई को देखती है। चीता भी पेड़ पर चढ़ गया। चीते को पेड़ पर चढ़ा दे बालू हक्का बक्का रह गया। धीरे धीरे चढ़ते हुए चीता पूरे पेड़ पर चढ़ गया। बालू सरकता हुआ पेड़ के टहनी से लटक गया। दूर खड़ी कीर्ति अपने भाई को इस तरह देखकर रोए जा रही थी। हे भगवान, मेरे भाई को बचा लेना। पेड़ के टहनी से लटका हुआ बालू नदी के किनारे अपने बहन को देखकर कहता है, दीदी, मुझे माफ कर देना। ऐसा लगता है ये चीता मुझे खाकर ही मानेगा। इस चीते से बचने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं अभी इसका अन्न बन जाऊंगा। दीदी, तुम अपना ध्यान रखना। इतने में जमींदार भूषण वहाँ पर जीप लिए आ जाता है। पेड़ पर चढ़ा चीता जैसे ही बालू के पास आने वाला था, भूषण ने अपनी गन हवा में चलाई। उस बंदूक की आवाज से चीता घबराकर वहाँ से भाग गया। ये देखकर कीर्ति दौड़ती हुई अपने भाई के पास चली गई। बालू धीरे से उस पेड़ पर से उतरा और अपने बहन के पास आया। भाई बहन फिर से मिल गए थे। वे लोग इस बात से अनजान थे कि नदी के दूसरे किनारे से चीता उन्हें देख रहा था। कीर्ति और बालू जमींदार का आभार प्रकट कर वहां से चले जाते हैं।